अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के आगे जिक्र करना चाह रहा हूँ ये प्योरली जो है मेडिकल का टॉपिक है और ख़ास तौर पे न्यूरो सर्जरी का टॉपिक है। और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के आगे जिक्र किया था कि मैं जो है मुख्तलिफ़ टॉपिक्स रखूँगा, कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड होंगे, कुछ जनरल हेल्थ से रिलेटेड होंगे और कुछ जो कि मेरा अपना प्योर सब्जेक्ट है न्यूरो सर्जरी का। तो मेरे जहन में ये आया कि एक अच्छा टॉपिक किया जाए, क्योंकि रिसेंटली ही ये पेशेंट मैंने इस नौइयत का ऑपरेट किया है और मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो तमाम जो है इंफॉर्मेशन जो है वो हर किसी के काम की है। एक पेशेंट के लिए भी काम की है, एक हेल्थ वर्कर के काम की भी है, एक डॉक्टर के काम की भी है, एक आम न्यूरो सर्जन के काम की भी है। और इसको कोशिश करेंगे कि उर्दू में कोशिश करेंगे कि सारी की सारी हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अंग्रेज़ी में बोलना ज़रूरी है। और ये टॉपिक वैसे भी तमाम उन पढ़े लिखे लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत मतलब ये कि चीज़ को इसको समझ सकें। तो टॉपिक है, एक ट्यूमर होता है दिमाग का जिसे हम कहते हैं क्रेनियोफेरिंजियोमा। क्रेनियोफेरिंजियोमा। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। और ये टॉपिक जो है ये है क्रेनियोफेरिंजियोमा। हम इसके बारे में बात करेंगे। दरअसल जो मरीज़ मेरे पास आया था वो जो था, ये दो मरीज़ थे। मैं दोनों मरीज़ों पे आपसे इस पे बात करूंगा और इस पे फिर किस तरह से हम लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट की और न क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं एक मरीज़ आपके आगे रखता हूँ। ये एक 61 साला फ़ीमेल ख़ातून थी और जो है ये अपना क्या कहते हैं पिछले 10 हफ्ते से इनकी जो आँखों में जो विज़न थी वो बुलर्ड थी। बुलर्ड मतलब कि वो धुंधली थोड़ी विज़न थी और उनको हेडेक होता था। यानी कि उनको दो मसाइल थे, एक बुलर्ड विज़न थी और एक उनको हेडेक होता था। उसके अलावा उनकी कोई प्रीवियस कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं थी, यानी कि कोई ऐसी कोई उनको पिछली कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन उनका जब हमने एग्ज़ामिनेशन किया अच्छे से तो पता चला कि उनकी जो है ना क्या कहते हैं थोड़ी सी जो विजुअल इक्विटी है, यानी कि जो देखने की जो सलाहियत है उस पर कुछ फ़र्क पड़ा है और उनका जो दोनों तरफ जो विज़न है, जो देखने का जो एरिया है वो सिकुड़ कर बीच में रह गया है। यानी कि जो साइड की जो विज़न है वो कम है, यानी कि हमारे ज़बान में उसे हम बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया कहते हैं और या बाइटेम्पोरल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स कहते हैं। और इसमें ये जो मरीज़ थे इसका मैं थोड़ा सा आपके आगे बात करता हूँ। अच्छा, जो ना ये जो मरीज़ था अपना, हम जब इसको ना सबसे पहले जब हमने इसको देखा तो हमने सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो सबसे पहले हमने इनके वर्कअप के लिए जब हमने ये तमाम चीज़ें देखी तो हमने ना इनका सबसे पहले जो है क्या कहते हैं ना कुछ इनको पहले तो ये इरादा किया कि इनको जो है ना इनके रूटीन लैब्स की जाए, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स किए और पिट्यूटरी हार्मोन के जो क्या कहते हैं हार्मोन्स हैं वो किए, यानी कि प्रोलैक्टिन किया, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन हमने किए। ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने प्रोलैक्टिन हार्मोन उनका चेक किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक किया, ना क्या कहते हैं अपना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक किया, हमने ना ACTH यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन चेक किया और ग्रोथ हार्मोन चेक किया। और साथ ही साथ हमने उनके लैब्स इन्वेस्टिगेशन CBC और इलेक्ट्रोलाइट्स किया है। साथ ही हमने उनका MRI ब्रेन किया, जो कि हमने शुरू में विद कॉन्ट्रास्ट मतलब विद और विदाउट दोनों कॉन्ट्रास्ट मतलब के साथ हमने किए। और जो हमने उसमें देखा कि जो है एक बहुत बड़ा सिस्टिक जो है यानी कि लीजन है और क्या कहते हैं वो जो सिस्टिक लीजन है वो इन्हांस कर रहा है मतलब ये कि जब हमने उसको कॉन्ट्रास्ट दिया तो वो जो है ना थोड़ा सा हमें ना क्या कहते हैं
बढ़कर ज़्यादा दिखा। और इसके अलावा जो है हमने उनका मतलब ये कि क्या कहते हैं ये ना जब हमने उसको और अच्छे देखा तो उस ट्यूमर का जो है वो असर पड़ रहा था ऑप्टिक कियाज़मा पर, जो हमारा विजन का जो हमारा क्या कहते हैं ट्रैक होता है उसका हिस्सा होता है ऑप्टिक कियाज़मा, उस पर असर पड़ रहा था। और दिमाग के अंदर जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसको वो बहुत ज़्यादा दबा रहा था और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस हो रहा था। जैसा कि मैंने कहा है कि वीडियो जो है डॉक्टर्स और मेडिकल हेल्थ वर्कर और नर्सिंग स्टाफ और जो पढ़े लिखे हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए है, तो हम इसमें मुश्किल अल्फाज भी इस्तेमाल करेंगे तो बराए मेहरबानी उसका आप बुरा ना मनाएं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम उसकी वजाहत करें और आपको उसको गौर से सुनकर समझ भी सकते हैं। तो उससे उनको ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस यानी कि दिमाग के अंदर पानी जमा होना शुरू हो गया क्योंकि थर्ड वेंट्रिकल दब रहा था और उसमें हमें दोनों जो दिमाग के दोनों साइड पे जो लैटरल वेंट्रिकल्स हैं वो हमें वज़ाहिर से अच्छे से नज़र आ रहे थे कि उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इसके अलावा हमने देखा कि जो है ना क्या कहते हैं जो कैरोटिड आर्टरी है और जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है ना वो जो है उसके अंदर फ्लो वॉइड सिग्नल से, फ्लो वॉइड यानी कि उनका जो फ्लो था वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ था, यानी कि वो हमें उस ट्यूमर के अंदर नज़र आए। जब हमने एमआरआई किया ये तमाम तफसीलात जो हैं यानी कि एमआरआई हमने एक्सियल और कोरोनल इमेजेस जब हमने देखे तो हमें बड़ा लार्ज सिस्टिक कॉन्ट्रास्ट इन्हांसिंग मास विच वॉज अराइजिंग फ्रॉम द सैला एंड ऑप्टिक कियाज़मा इट नॉट distinguishable or undistinguishable and the lateral ventricle was obliterated. So the hydrocephalus happened due to the obstruction of the third ventricle and the lateral ventricle were full of the CSF fluid and it is suggestive for the obstructive hydrocephalus and the flow wide signals we can appreciate in the carotid artery and the middle cerebral artery. So this is all. So as a doctor when we are looking that kind of MRI तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, what could be happen. So हमने रियलाइज़ किया कि ये क्रेनियोफेरेंजियोमा हो सकता है, रेथिक क्लेफ्ट सिस्ट हो सकती है, ये पिट्यूटियोसाइटोमा हो सकता है और लिम्फोसिटिक हाइपोफाइसाइटस हो सकती है, यानी कि जो ना पिट्यूटरी होती है उसके अंदर लिम्फेटिक मटीरियल और लिम्फोसिटिक मटीरियल जो है वो आ जाता है। तो ये तो मतलब कि जो एकदम से अचानक से जहन में आया कि हो सकता है कि भाई ये ना क्रेनियोफेरेंजियोमा हो या फिर ना क्या कहते हैं अपना रेथिक क्लेफ्ट सिस्ट हो, पिट्यूटियोसाइटोमा हो या फिर जो है लिम्फोसिटिक हाइपोफाइसाइटस भी हो सकती है। तो इसमें ये जो सोच होती है ये इसे हम अपने ज़बान में कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ये बेइंतहा इम्पॉर्टेंट होती है। वो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट होती है कि इसी को सामने रखते हुए हम ये तमाम फैसले करते हैं कि इसको किस तरह से मतलब ये कि इलाज किया जाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सेलर एरिया है, सुप्रासेलर इन्हांसिंग लीजन है, तो मैं कहने मकसद है कि इसमें क्रेनियोफेरेंजियोमा हमने सबसे पहले रखा और रेथिक क्लेफ्ट सेकंड नंबर पे रखा, ग्लायोमा को हमने रखा, जर्मिनोमा को रखा, पिट्यूटरी एडिनोमा को रखा, मेनिंजियोमा है, मेटास्टेसिस है, ब्रेन एब्सिस है, एन्यूरिज्म है, सॉर्काइड हो सकता है, टेराटोमा हो सकता है। सो ऑल आर पॉसिबल बट वी आर मोर फोकसिंग ऑन द क्रेनियोफेरेंजियोमा. We were thinking it's the most likely craniopharyngioma but less likely for the pituitary adenoma or meningioma or teratoma or metastatic tumor or germinoma or retic cell cyst or glioma. We were less thinking over that and we were thinking more over that is a craniopharyngioma. Then
इन द मीन टाइम हमारा क्या कहते हैं कि आपका हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्योंकि क्रेनियोफैरिंजियोमा सिस्टिक एलिमेंट भी होता है, इन्हांसिंग भी होता है, सेलर एरिया में भी होता है, और आपके ऑप्टिक प्लाज्मा को दबा रहा होता है, जिससे आपकी विजुअल जो फील्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और उससे आपको बायलैटरल टेम्पोरल हेमिएनोपिया हो जाता है, यानी बायलैटरल टेम्पोरल हेमिएनोपिया, यानी दो साइड से जो विजन होती है वो सुकर जाती है, और सेंटर में जो होती है वो आपको जो है वो विजन इज मोर प्रोनाउंस्ड और प्रोमिनेंट। आगे बढ़ते हैं जनाब। तो ये है कि हमने इसके लिए एक फॉर्मल ऑप्थेल्मोलॉजी, इसको एडमिट किया पेशेंट को, और एडमिट करके हमने इनको जो है वार्ड में दाखिल किया, और हमने जो लो डिपेंडेंसी यूनिट होता है उसको भी बता दिया कि हो सकता है कि हमें पेशेंट को लो डिपेंडेंसी यूनिट में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। लेकिन हुआ ये कि फिर हमने इन द मीन टाइम हमने विजुअल जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उससे ओपिनियन लिया। उन्होंने बताया कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, बायोटेम्पोरल हेमिएनोपिया है। उसके साथ हमने एंडोक्राइनोलॉजी को भी ओपिनियन लिया, हमने मेडिकल ऑन्कोलॉजी से भी ओपिनियन लिया, हमने ऑप्थेल्मोलॉजी से भी ओपिनियन लिया, यानी कि आई के डॉक्टर से भी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के, क्योंकि ट्यूमर हम समझ रहे हैं, क्रेनियोफैरिंजियोमा हम ज़्यादा लेके चल रहे हैं, और हम क्या कहते हैं ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी लिया, क्योंकि हार्मोन्स का इफेक्ट है, प्रोलैक्टिन है, FSH है, क्या कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ACTH है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये तमाम का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, तो आगे सवाल ये होता है कि ये जो क्रेनियोफैरिंजियोमा है, अगर हम इनको मान लें तो इसको ये क्रेनियोफैरिंजियोमा क्यों होते हैं? देखिए, क्रेनियोफैरिंजियोमा मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में बोलता हूँ और फिर हम इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। देखिए, ये जो क्रेनियोफैरिंजियोमा होता है ये बहुत ही रेयर हिस्टोलॉजिकल बेनाइन ट्यूमर है, बहुत कॉमन नहीं होता। टिपिकली जो है ये सुप्रासेलर रीजन, सेला एक एरिया होता है ब्रेन के अंदर, अपना स्कल के अंदर, जहाँ पे हमारा ऑप्टिक ट्रैक भी गुजर रहा होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड भी वहीं पर होता है, तो उधर होता है। तो दे एग्जिबिट बाइमोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें देखिए ये दो एज ग्रुप में होता है। एक ही होता है 5 to 12 यानी 5 से 14 साल के बच्चों में, और दूसरा ये होता है 65 से 74 साल के क्या कहते हैं अशखास में या पर्सन्स में। तो इधर ये फीमेल जो हमारी है 61 ईयर ओल्ड है, यानी कि ये जो है हमारे जो हमारा बायोमोडल एज ग्रुप है ये से ओल्डर एज ग्रुप में आती हैं, यानी 62, 74, 61 की हैं, और दे यूजुअली हैव अ सिम्टम ट्रीटेड टू मास इफेक्ट एंड द एंडोक्राइन डिसरप्शन। तो ये जो है इनके सिम्टम्स जो आते हैं वो हमें क्यों इनके जो रिलेटेड हैं, जो द सिम्टम्स आर रिलेटेड बिकॉज ऑफ द मास इफेक्ट। उनका जो मास इफेक्ट होता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पर, और उसका जो क्या कहते हैं ये एंडोक्राइन के जो हार्मोन्स होते हैं उस पर होता है। जबकि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये जो है ख़ास तौर पे उनकी प्यूबर्टी को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन जो अडल्ट में होता है वो दूसरा होता है कि आँख पे तो दोनों के ही इफेक्ट करते हैं, दोनों में ही, लेकिन साथ में ये जो है डायबिटीज इंसिपिडस करते हैं बड़ों में, यानी कि ये डायबिटीज इंसिपिडस वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिन आती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और क्या कहते हैं जो यूरिन है बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिर जाती है। हम इस पर भी अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि इसको हम अच्छे से समझ सकें। अच्छा जी, आगे ये है कि क्योंकि ये क्रेनियोफैरिंजियोमा जो है ऑप्टिक अपरेटस के बहुत पास होता है तो ये जो है विजुअल लॉस कर सकता है, और इसकी जो कॉमन कंप्लेन यही होती है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तकरीबन इस तरह के जो मरीज़ होते हैं वो सबसे कॉमन कंप्लेन यही करते हैं, और हाफ ऑफ द पेशेंट कहते हैं हमें साइड से नज़र नहीं आ रहा, सेंटर में हमें ठीक नज़र आता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कंप्लेन ये होता है, क्योंकि ये और इस पेशेंट में भी हुआ कि वो जो थर्ड वेंट्रिकल जो है हमारा उसको ये कंप्रेस कर रहा है डायरेक्टली आगे जो पीछे की तरफ आके, यानी कि तो फिर जो थर्ड वेंट्रिकल दबता है ऊपर की तरफ से तो वो लेटरल वेंट्रिकल उसने फोरामन रो को क्लोज कर देता है, और उससे जो दोनों लेटरल वेंट्रिकल हैं वो वाटर के कहते हैं CSF से फिल्ड हो जाते हैं, इंगोज हो जाते हैं, और उसको हम फिर CT और MRI दोनों में ही देख सकते हैं।
देखिए साथियों, इसके अलावा जो है वो ये जो ट्यूमर होते हैं ये ना इनको आप इनको ग्रेड कर सकते हैं कि ये लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, मिडिल ग्रेड है। मैं डिटेल में से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एड्रेस इस वक्त हेल्थ वर्कर्स, एजुकेटेड पेशेंट्स या डॉक्टर्स या ख़ास तौर पे न्यूरोसर्जन्स और ट्रेनिंग न्यूरोसर्जन्स हैं, तो इसलिए मैं उन पे बिल्कुल फुल मेडिकल के टर्म्स अच्छे से यूज़ करना चाह रहा हूँ। द ट्यूमर्स आर ग्रेडेड इन सेवरल वेज बाय हिस्टोलॉजिकली। आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे कि ये हिस्टोलॉजिकली इस बड़ा इसका वर्ड होता है, ये होता है एडमेंटिनोमेटस। एडमेंटिनोमेटस यानी कि जो दांत होता है उसमें हमारे दांत में एडमेंटेशिया होती है, लेकिन यही तरह के सेल आपको सेलर एरिया में भी मिलते हैं। तो वो हिस्टोलॉजिकली बाय बर्थ ग्रोथ के टाइम पर जो है वो मूव हो जाते हैं, कुछ सेल ऊपर क्या कहते हैं इंट्रास्कल चले जाते हैं और फिर वो सेलर एरिया में आकर एडमेंटोमेटियस और जो है पेपिलरी या दूसरा जो किस्म होता है वो पेपिलरी हो गया या तो उसको हम कह सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है वो आपके ऑप्टिक कियाज़मा के साथ आ जाते हैं। अच्छा, इनकी हम रिलेशन भी कर सकते हैं। अगर ये ट्यूमर जो है आपको ना कियाज़मा के आगे दिखेगा, पहले दिखेगा, तो हम इसे प्री कियाज़मेटिक ट्यूमर कहेंगे। अगर ये कियाज़मा के नीचे होंगे, ऑप्टिक कियाज़मा के नीचे होंगे, यानी जहाँ पर वो ऑप्टिक ट्रैक दोनों मिलकर ऑप्टिक कियाज़मा बनाते हैं और फिर आगे जाके ऑप्टिक नर्व निकलती है, तो वो सब कियाज़मेटिक कहलाते हैं। और अगर कुछ ट्यूमर उस कियाज़मा के पीछे होते हैं तो फिर वो रेट्रो कियाज़मेटिक कहलाते हैं। एंड इन रिलेशन टू द सेला और इंट्रासेलर और सुप्रासेलर और बोथ। अगर हम सेला के रिलेशन में कहेंगे तो हम इसे सेलर भी कहेंगे, हम इसे इंट्रासेलर भी कहेंगे, हम इसे सुप्रासेलर भी कहेंगे। यानी कि अगर सेला के उसमें कहेंगे, ऑप्टिक कियाज़मा के उसमें कहेंगे तो हम प्री कियाज़मेटिक कहेंगे, हम सब कियाज़मेटिक कहेंगे, हम पोस्ट कियाज़मेटिक कहेंगे। अगर सेलर के डायरेक्शन में कहेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो है अपना क्या कहते हैं सेलर हैं, इंट्रासेलर हैं और सुप्रासेलर हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इन ट्यूमर की इस तरह से भी ग्रेडिंग करते हैं। और इनकी वर्टिकल एक स्केल ग्रेडिंग होती है जिसमें वर्टिकल एक्सटेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड एज वेल, विद द ग्रेड 1 बीइंग इंट्रासेलर और intra diaphragmatic, or the grade 2 we can say indicating the tumor within the cistern but not the sela. Grade 3 is in the lower half of the third ventricle and grade 4 in the upper half and grade 5 in the lateral ventricle और septum pellucidum। इसको आसानी से समझाने के लिए मैं ये ज़रूर डिटेल से बताऊंगा कि जो ग्रेड 1 जो होते हैं वो जो इंट्रासेलर यानी अगर सेला के अंदर है तो वो ग्रेड 1 है, और या फिर आप उसे इंट्रा डायफ्रैग्मेटिक यानी वो जो डायफ्राम बनती है पिट्यूटरी की, जिसमें पिट्यूटरी स्टॉक गुजर के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होती है, अगर उसके अंदर ही अंदर है तो वो इंट्रा सेलर है या इंट्रा डायफ्रैग्मेटिक है। लेकिन अगर वो ट्यूमर बाहर ऊपर की तरफ यानी वर्टिकल है ना, ग्रेड 2 अगर वो ट्यूमर जो है ऊपर की तरफ आता है यानी वो सिस्टर्न में आ गया, वो खाली स्पेस होती है उसे हम सिस्टर्न कहते हैं, वहाँ आ गया, तो फिर ये वो सेला में नहीं रहा बल्कि सिस्टर्न में आ गया, वो ग्रेड 2 हो गया। उससे भी ऊपर जाकर जो है उसने लोअर हाफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल को दबाना शुरू कर दिया, लोअर हाफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल को दबाना शुरू कर दिया, थर्ड वेंट्रिकल को दबाना शुरू किया, तो ये ग्रेड 3 बन जाएगा। और अगर कोई जो है वो अपर हाफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल को दबाता है, यानी लोअर हाफ को भी दबाता है साथ में अपर हाफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल को भी दबाता है, तो वो ग्रेड 4 हो जाएगा। और कोई अगर और ऊपर जाके उस लेटरल वेंट्रिकल यानी थर्ड वेंट्रिकल को क्रॉस करके लेटरल वेंट्रिकल पे आ जाता है तो ये ग्रेड 5 ट्यूमर कहलाता है। अच्छा, अब जो है इसके लिए जो है हमारे पास मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं? जनाब, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं उसमें पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है एंडोक्राइन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि जो भी हार्मोन्स का कुछ है, कुछ हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो अगर कोई हार्मोन्स कम है या उनका डिफेक्ट है तो या बॉडी में कम है, इनसफिशिएंसी है, तो हम एंडोक्राइन रिप्लेसमेंट करेंगे और उसके लिए हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम इसलिए देते हैं कि वो जो है एडीमा को रिड्यूस करता है जो कि ट्यूमर इंड्यूस्ड होता है, और ट्यूमर इंड्यूस्ड जो एडीमा होता है हम उसे वेजोजेनिक एडीमा कहते हैं। और ये वेजोजेनिक एडीमा
एडिमा रिड्यूस किया जा सकता है। ये सेरेब्रल एडिमा को भी रिड्यूस करता है और जो ट्यूमर इंड्यूस जो एडिमा हो रहा है उसको भी कम करता है। इसके अलावा जो कुछ हम ऑस्मोटिक एजेंट भी दे सकते हैं जो कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम कर सकते हैं, यानी कि मैनिटॉल वगैरह भी उसमें दी जा सकती है, और भी क्या कहते हैं थोड़े सुपर सैचुरेटेड सेराइन भी हम दे सकते हैं ख़ास ज़रूरत के हिसाब से। बहरहाल ऑस्मोटिक एजेंट देंगे, मैनिटॉल उसकी एग्जाम्पल मैंने आपके आगे रख दी है। अच्छा, अब क्या करें? सिर्फ ऑपरेट ही कर सकते हैं सीधा? हम थोड़ा आस्ते से चलते हैं। इसमें जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम बायोप्सी कर सकते हैं, पेशेंट की हम बायोप्सी कर सकते हैं ताकि हमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस मिल जाए, ताकि अगर हमें कोई रेडिएशन वगैरह देनी हो तो हमें पता हो कि इसके लिए क्या है। और ये भी हम समझते हैं कि ये सिग्निफिकेंट रिसेक्शन जो है कभी कभी पॉसिबल नहीं होती है, फिर हमें जो है क्या कहते हैं रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, सर्जिकल रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, गामा नाइफ की ज़रूरत पड़ती है, साइबर नाइफ की ज़रूरत पड़ती है, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम जो या सिंगल बीम रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और ये तमाम के तमाम जो है अडल्ट पेशेंट में हम करते हैं। ख़ास तौर पे जब हम पूरा टोटल रिसेक्शन नहीं कर पाते सर्जिकली, तो बायोप्सी जो होती है वो हमें, या सब टोटल रिसेक्शन में हमें रेडियोथेरेपी का ऑप्शन हमारे लिए फिर ओपन हो जाता है, और वैसे भी ओपन रहता है लेकिन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकली जो होता है, हम सर्जिकल टेक्निक पे भी बात करेंगे और उनके ऑप्शन पे भी बात करेंगे, ताकि ये टॉपिक अच्छे से सुनने वालों को अच्छे से समझ में आ जाए और वो फिर इस पर अच्छे से अपना एक जहन बना सके। साथियों, बात यह है कि जो CSF डाइवर्जन है मे बी रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोकेफेलस, यानी कि जो CSF की जो डाइवर्जन होती है ये ना, इसके लिए आप हमें हाइड्रोकेफेलस को भी ट्रीट करना पड़ता है। यानी कि अगर हाइड्रोकेफेलस है, थर्ड वेंट्रिकल ऑक्यूपाई हो रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल भरे में, तो हमें हो सकता है कि हमें या तो EVD डालनी पड़े शुरू में, जिसे हम वेंट्रिकलोस्टमी कहते हैं, या फिर हमें VP शंट की तरफ, दोनों ऑप्शंस में जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो तरीक़ेकार काउंट किया जाता है वो कौन कौन सी तरीक़ेकार हैं, मैं उस पर थोड़ी सी आराम से बात करूंगा। एक तो होती है टीरियोनल क्रेनियोटमी। टीरियोनल क्रेनियोटमी जनाब, ये मेरी उंगली को देखिएगा, हम यहाँ से ऐसे करके ये जो हेयर लाइन जो है मेरी हेयर लाइन, अगर एग्जैक्टली इसके पीछे रहे, यहाँ पे जो इंसिशन देते हैं और फिर यहाँ से बोन फ्लैप को बनाकर जो हम नीचे से जाते हैं, इसे हम टीरियोनल अप्रोच कहते हैं, और ये टीरियोनल क्रेनियोटमी की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन ये, मतलब सेकंड नहीं, मतलब मैं और ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें फर्स्ट सेकंड ऑप्शन नहीं है, डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंट ट्यूमर के उनके साइज और उनके लोकेशन के हिसाब से होते हैं, इसलिए फर्स्ट सेकंड को सिर्फ व्यू करने में सिर्फ ऑप्शन के नंबर बता रहा हूँ कि ये एक ऑप्शन बता दिया, अब मैं दो ऑप्शन बता रहा हूँ। वो ये कि ट्रांसस्फिनॉइडल, यानी ट्रांसनेजल, नेजल से जाएंगे और पीछे ट्रांसस्फिनॉइडल, और फिर ट्रांसस्फिनॉइडल से हम वो जो है ट्यूमर को करते हैं, खास तौर पे जो इंट्रासेलर या इंट्रा डायफ्रैग्मेटिक ग्रेड 1 जो है वो उसके लिए बेहतर रह सकता है। दूसरा होता है ऑर्बिटोजाइगोमेटिक। ये ऑर्बिटोजाइगोमेटिक जो अप्रोच होती है, उसमें हमें ये जाइगोमा है हमारा इधर, और ये जाइगोमा है हमारा, और ये ऑर्बिटल, तो हमें थोड़ा सा मतलब ये कंबाइन अप्रोच भी करनी पड़ती है टीरियनल अप्रोच के साथ मिला के। ऑर्बिटोजाइगोमेटिक एक्सटेंडेड अप्रोच होती है, या सिर्फ ऑर्बिटोजाइगोमेटिक स्पेसिफिक अप्रोच भी, जिनकी उसमें ट्रेनिंग ज़्यादा है वो उसमें कर सकते हैं। इंटर हेमिस्फीयरिक अप्रोच, यानी कि बीच में से दिमाग के जो ब्रेन के दोनों साइड पे जो हमारे दोनों सेरेब्रम होते हैं, वो इंटर हेमिस्फीयरिक अप्रोच, या थोड़ा सा यहाँ से जाएंगे फ्रंट से थोड़ा तो इंटर हेमिस्फीयरिक हो जाएगी, थोड़ा पीछे जाके ऊपर से जाएंगे तो फिर ट्रांसकोलोजल क्रेनियोटमी कहलाती है, और वो की जा सकती है। सब फ्रंटल अप्रोच दोनों, मतलब कि ये बायकोरोनल फ्लैप बना के इस तरह से बायकोरोनल फ्लैप करके बायफ्रंटल क्रेनियोटमी की जाती है, एक्सटेंडेड भी की जा सकती है, और ट्रांसनेजल के साथ ये कंबाइन भी की जा सकती है। और इसमें ट्रांसबेजल, यानी कि जब आप बायफ्रंटल क्रेनियोटमी करते हैं उसके साथ आप बेजल जो कंपोनेंट है उसे भी उठा सकते हैं, और ये कंबाइनेशन अप्रोच जो होती है ये हमें इसमें मदद आती है, ये कर सकते हैं। तो मेरा आपको सिर्फ इसमें मैं एक छोटा सा एक बुक का सहारा लेके मैं एक फ़ोटो को आप लोगों के आगे रखना चाहूँगा कि वो जो अपना क्या कहते हैं फ़ोटो है वो ना आप इस तरह से देखें कि जो है अपना क्या कहते हैं
कि मतलब कि उसका कैसे आगे बात करते हैं। चले, तो कहने की बात यह है कि एक होता है जो फ्रंट यहाँ से ऊपर से जाके हम करते हैं, वो ट्रांसकोलोजल अप्रोच होता है। एक होता है जो ट्रांसवेंट्रिक्यूलर अप्रोच होता है, ये यहाँ से जा सकते हैं। और एक होता है जो कि आप कहेंगे ये